हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 5 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है यावर समाज। पाठ का पहला प्रश्न है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यावरों के व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यावर कबीलावासी खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे और घोड़े, फर व स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे, यानी खरीद बिक्री करते थे। उन्हें व्यापारिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था। इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु के अत्यधिक ठंडा या गर्म होने के कारण स्टेपी प्रदेशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतुओं यानी कुछ ही मौसमों में संभव था। परंतु मंगोलों ने सुदूर पश्चिम के तुर्की के विपरीत कृषि कार्य नहीं किया, इसलिए खाद्य उत्पादों तथा लोहे के उपकरणों के लिए उन्हें चीन जाना पड़ता था। पाठ का दूसरा प्रश्न है, चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, मंगोलों और अन्य अनेक घुमक्कड़ समाजों में प्रत्येक जवान सदस्य हथियार बंद होते थे, यानी जो जवान होते थे वो हथियार के साथ होते थे, हथियार उनके पास होता था। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो ये लोग सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हो जाते थे और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इस प्रकार उनकी सेना, जो अपेक्षाकृत छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई, यानी अलग अलग जातियों के संगठन के रूप में परिवर्तित हो गई। इसमें उसकी सेना को अपनी इच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगर समाज के लोग शामिल थे। केराइट जैसे द्वारा पराजित शत्रुओं को भी महासंघ में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उनके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार से गठित थी, यानी चंगेज खान की सेना यह 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभक्त थी, यानी बटी हुई थी। पुरानी प्रणाली में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ कायम थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने का प्रयास करता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता था, जिन्होंने विभिन्न कबीलों व कुलों के सदस्य शामिल थे। इसके साथ साथ उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भी बदल दिया और विभिन्न वंशों व कुलों को एकीकृत किया, यानी इकट्ठा किया। इसके संस्थापक चंगेज खान ने इन सभी को एक नई पहचान दे दी। चंगेज खान ने मंगोलियाई कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया, यानी बांट दिया। इसका कारण यह था कि उसे यह संदेह था कि कहीं ये सभी लोग संगठित होकर उसकी सत्ता न पलट दें और अपने अपने साम्राज्य स्थापित न कर ले। यही कारण था कि चंगेज खान को ऐसा अनुभव हुआ कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त किया जाए, यानी बांटा जाए। प्रश्न है, यास के बारे में प्रवर्ती मंगोलों का चिंतन किस प्रकार चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, चंगेज खान के पश्चात प्रवर्ती मंगोलों ने यास को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मध्य चंगेज खान की स्मृति के साथ उनके मन में भारी तनाव था। परिणाम स्वरूप वे एक होकर न रह सके और उनमें परस्पर फूट पड़ गई। स्थानबद्धता का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए भागों में ज्यादा व्यापक था। उन भागों में जो घुमक्कड़ मूल स्टेपी आवास से दूर थे, वहां धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य
तक भाइयों के मध्य पिता के द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने के स्थान पर व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना उभरने लगी। हर एक अपने उलुस यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी बनकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह आंशिक उत्तराधिकारी के संघर्ष का परिणाम था। इसमें चंगेज खान के वंशजों के मध्य महान पद प्राप्ति व उत्कृष्ट चारागाही भूमि के प्राप्ति के लिए होड़ होती थी। चीन व ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोइल वंशों ने युआन और इल खानी की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर कब्जा किया। चंगताई के वंशज मध्य एशिया के रूप में रूस के गोल्डन हार्ड के स्टेपी निवासियों में और परंपराएं सर्वाधिक समय तक चली। वस्तुतः यास मंगोल जनजाति के प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकलन था, जिसे चंगेज खान के वंशजों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। उसके वंशज अच्छी तरह जानते थे कि 1221 में चंगेज खान ने अपने यास या हुक्मनामा में बुखारा के लोगों की निंदा की थी, उन्हें पापी कहा था और यह चेतावनी दी थी कि वे अपने प्रायश्चित के लिए अपना छिपा हुआ धन उसे दे दे। इस यास ने उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में काफी कठिनाइयां उत्पन्न कर दी। चंगेज खान की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इसने संकालु और तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न किए। उनके वंशज बाद के मंगोलों पर चंगेज खान के कठोर नियमों को अपनी प्रजा पर लागू नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह था कि वह स्वयं काफी सभ्य हो चुके थे और अनेक सभ्य जातियों के लोगों पर उनका राज्य स्थापित हो चुका था। निसंदेह चंगेज खान के वंशजों को विरासत के रूप में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें अब एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वीरता की वह तस्वीर पेश नहीं कर सकते थे जैसी चंगेज खान ने की थी। इस प्रकार यास का संकलन चंगेज खान की स्मृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। पाठ का प्रश्न है, यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिवृत्तकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बढ़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लिखित तथ्यों पर भरोसा करता है, वह साक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर लिखा जाता है। यदि नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों से इतिहास रचा गया होता तो यावर समाजों के प्रति हमेशा विपरीत विचार रखे जाएंगे। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, यह कथन सही है। कारण यह है कि फारसी इतिहासकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई ताकि लोग अपने शासकों के प्रति वफादार बने रहें। इससे मंगोल शासक को कमजोर समझकर अन्य मंगोल उनके देश में घुस जाए। इसके साथ ही इतिहासकारों को मंगोलों का संरक्षण प्राप्त नहीं था। इल खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिरी दशक में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत विवरण मिलता है और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीप ग्वाक ने इस विवरण के विरोध में लिखा है कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। इसके अलावा एक इल खान इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 3000 सैनिक हताहत हुए यानी मारे गए। यद्यपि इल खानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती है, तथापि उनके साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल चुका है, अब खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशज अपनी प्रजा में यह धारणा नहीं कायम कर पाए कि इस बदले हुए समय में वीरता की ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे कि जैसे उनके पूर्वज चंगेज खान ने की थी। प्रश्न है, मंगोल और बेदुआई समाज के यावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि आपके विचार में किस तरह उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। इन विशेषताओं से जुड़े कारणों को समझने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? मंगोल विविध जन समुदाय का निकाय था। ये लोग पूर्व में तातर, खिचान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के परिणाम स्वरूप परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे।
पशुपालक घोड़े, भेड़ों तथा कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे ऊंट और बकरी को भी पालते थे। उनका यावरीकरण मध्य एशिया के चारण भूमि स्टेपीज में हुआ था, जो आज के आधुनिक मंगोलियाई राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का दृश्य आज ऐसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरियाए मैदानों से घिरा हुआ था। पशु चराने के लिए यहाँ अनेक हरे भरे घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकारी अनुकूल ऋतुओं में मौसमों में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तरी भाग में साइबेरियाई वनों में रहते थे। वे पशुपालक लोगों की अपेक्षा अधिक निर्धन होते थे, गरीब होते थे तथा गर्मी में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। कारण यह था कि शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था धनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थे, इसलिए इन क्षेत्रों में कोई नगर विशेष रूप से नहीं उभरे थे। मंगोल तंबू और जड़ों में रहते थे और अपने पशुओं के साथ शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। नृजातीय तथा भाषाई संबंधों के कारण मंगोल समाज आपस में संगठित था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी के परिणाम स्वरूप उनका समाज अनेक पृथपक्षीय वंशों में बटा हुआ था। समृद्ध परिवारों में सदस्यों की तादाद ज्यादा होती थी और पशु व चारण भूमि व्यापक स्तर पर उनके पास रहती थी। इसके परिणाम स्वरूप उनका स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण रहता था और शीत ऋतु यानी जाड़े के समय इकट्ठा की गई शिकार सामग्रियों और अन्य भंडारों में रखी हुई सामग्रियों को समाप्त हो जाने पर या वर्षा के अभाव में उन्हें हरे भरे घास के मैदान की खोज में लगातार भटकना पड़ता था। अतः उनमें परस्पर संघर्ष होता था। पशुधन के लिए लूटपाट भी उनके द्वारा की जाती थी। प्रायः मंगोल परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली और समृद्ध कुलों से मित्रता कर लेते थे, दोस्ती कर लेते थे और परिसंघ का निर्माण कर लेते थे। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ऐसे परिसंघ प्रायः अत्यधिक छोटे और अल्पकालीन समय के लिए ही होते थे। मंगोल और तुर्की के कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा निर्मित परिसंघ 5वीं सदी के अटीला द्वारा निर्मित परिसंघ के बराबर था। अटीला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अस्थायी रही थी और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी बरकरार रही। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना कर सकती थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण करने के साथ साथ जटिल आर्थिक व्यवस्था एवं नगरीय आवास संस्थान बंधुओं का समाज का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के रीति रिवाज व परंपराएं इन लोगों से बिल्कुल भिन्न अलग था। इसके अलावा यावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से अधिक भिन्न थे, परंतु ऐसे दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनजान नहीं थे। दरअसल स्टेपी प्रदेशों में संसाधनों के अभाव की वजह से मंगोलों और मध्य एशियाई यावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय हेतु चीन के अस्थायी निवासियों के यहाँ जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों समाजों को लाभदायक था। यावर कबीले कृषि कार्य से उत्पादित वस्तुएं और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और फर, घोड़े और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे, यानी बेचते थे। यह सत्य है कि उन्हें व्यापारिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कारण यह था कि दोनों समाज अधिक लाभ कमाना चाहता था। इसके अलावा जब मंगोल कबीलों के साथ मिलकर व्यापार करते थे तो उन्हें चीनी पड़ोसियों की बेहतर शर्तें रखने के लिए बाध्य कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक रिश्तों को छोड़कर केवल लूटपाट करने लगते थे। निस्संदेह दूसरी तरफ चीन की महान दीवार उत्तरी चीन के किसानों पर यावरों द्वारा लगातार आक्रमणों और उनसे लूटपाट के कारण उत्पन्न स्थिरता और भय का एक प्रभावशाली आंखों देखा सबूत है। इससे यावरों की आतंक नीति का साफ पता चलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलियाई द्वारा निर्मित फैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चरित्र को किस प्रकार उजागर करता है। एक फ्रांसीकन भिक्षुक रूबक निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने राजदूत बनाकर महान खान के मौके के दरबार में भेजा। वह 1254 में मौके की राजधानी कराकोरम पहुंचा और वहां
वह लोरेन फ्रांस की एक महिला पेकेट के संपर्क में आया जिसे हंगरी से लाया गया था। यह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में एक फारसी जौहरी गियोन बुसेर के संपर्क में आया जिसका भाई पेरिस के ग्रैंड पोंट में रहता था। इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रानी सोगर कतानी ने और उसके उपरांत मौके के छोटे भाई ने अपने पास नौकरी में रखा। विलियम ने यह देखा कि विशाल दरबारी उत्सवों में सर्वप्रथम नेस्टोरियन पुजारियों को उनके चिन्हों के साथ तथा उनके उपरांत मुसलमान, बौद्ध तथा तताओं पुजारियों को महान खान को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। उपरोक्त अनुच्छेद में 13वीं शताब्दी के मध्य मंगोलिया द्वारा निर्मित फैक्स मंगोलिका का विवरण कई दृष्टिकोण से उसके चरित्र को स्पष्ट करता है। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के द्वारा एक फ्रांसीस्कन भिक्षु रूबिक निवासी विलियम को मौके की राजधानी कराकोरम भेजे जाने से स्पष्ट होता है कि चंगेज खान के पश्चात आने वाले शासकों ने अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध कायम किए थे। यह घटना मंगोलियाई शासकों की कूटनीति और सभ्य होने का प्रमाण एवं साक्ष्य मानी जा सकती है। फ्रांस के सम्राट लुई के द्वारा विलियम को मौके की राजधानी कराकोरम भेजना, हंगरी की महिला पेकेट से मिलना और उसके द्वारा राजकुमारों की एक पत्नी की सेवा करना तथा फारसी जौहरी बुसेर का कराकोरम में मिलना और उससे संपर्क रखना, ये सभी तथ्य यह उजागर करते हैं कि मंगोल शासक काफी शान शौकत और विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। सेवा करने के लिए उनके द्वारा नौकर व कारीगर विश्व के अनेक भागों से लाए जाते थे। इन सेविकाओं और कारीगरों को उचित वेतन मिलता था, इसलिए वे मंगोल शासन में उनके दरबार में रहते थे। निसंदेह तब तक मंगोल पहले की अपेक्षा काफी समृद्ध और सभ्य हो चुके थे। विशाल दरबारी उत्सवों में अनेक पुजारियों, मुसलमानों, बौद्धों तथा ताओ पुजारियों द्वारा महान खान मौके को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाना यह स्पष्ट करता है कि मंगोल शासक धार्मिक सहिष्णु थे और सभी लोगों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति के इच्छुक होते थे। मंगोल शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था। मंगोल शासकों की दृष्टि में सभी धर्म समान थे। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि मंगोल शासक कूटनीतिज्ञ, चतुर, महत्वाकांक्षी, विलासितापूर्ण जीवन जीने की शैली के धनी और धार्मिक दृष्टि से आस्तिकवादी थे। वे धार्मिक कट्टरवाद से काफी दूर थे। उनका जीवन स्तर करीब करीब सभ्य था।